Hello everyone. Today's topic is case study cities of Hampi, Surat and Masulipattnam. So first one is Hampi, the site of Vijayanagar city, which was the capital of powerful Vijayanagar kingdom between 1336 CE and 1565 CE, is now known as Hampi. जो विजयनगर सिटी थी पहले, वहाँ की जो कैपिटल थी वो किसकी थी? पावरफुल विजयनगर किंगडम था उस समय पे, उनकी सिटी थी, वो कैपिटल सिटी थी विजयनगर, इन बिटवीन 1336 CE से लेकर 1565 CE तक, जिसे हम्पी कहा जाता था। ये रिवर तुंगभद्र के बैंक के नियर थी, जो कि अभी मॉडर्न कर्नाटक में है। वी नो अबाउट हम्पी थ्रू इट्स ruins एंड अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स हु विजिटेड द सिटी ड्यूरिंग द रेन ऑफ वेरियस रूलर्स ऑफ विजयनगर किंगडम। हम्पी के बारे में हमें पता चलता है, जो फॉरेन ट्रैवलर्स यहाँ पर आए हैं उन लोगों ने जो भी लिखा है उसके बारे में, सिटी के बारे में, जो अलग अलग रूलर्स ने वहाँ पर रूल किया है विजयनगर किंगडम में, उसके थ्रू हमें पता चलता है। निकोलो कॉन्टी फ्रॉम इटली, अब्दुल रज़ाक फ्रॉम पर्शिया एंड डोमिंगो पेस हैव लेफ्ट डिटेल्ड अकाउंट ऑफ विजयनगर एंड इट्स पीपल। ये सारे क्रॉनिकलर्स के नेम हैं जिन्होंने इसके बारे में लिखा है, इस सिटी के बारे में। दिस आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी एविडेंसेस सजेस्ट दैट हम्पी वॉज अ वेल फोर्टिफाइड सिटी। अभी जितने भी आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी एविडेंसेस मिले उससे पता चला है कि हम्पी जो है एक बहुत ही वेल फोर्टिफाइड सिटी थी। फोर्टिफाइड मीन्स जहाँ पर फोर्ट्स बना के रखते थे वो लोग। इट्स वॉल वर कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग इंटरलॉकिंग द ब्लॉक ऑफ स्टोन इंस्टेड ऑफ मॉर्टर और सीमेंटिंग एजेंट्स। जो वॉल बनाई जाती थी फोर्ट की, वो इंटरलॉकिंग, जो ब्लॉक्स को इंटरलॉक करते हैं उस डिज़ाइन से वो बनाते थे। उसमें वो सीमेंट और मोटर का यूज़ नहीं करते थे। इट वॉज ऑल्सो नेचुरली प्रोटेक्टेड बाय रिवर तुंगभद्रा इन नॉर्थ एंड हिल्स ऑन द अदर 3 साइड्स। जो रिवर थी तुंगभद्रा वो उसे प्रोटेक्ट करती थी नॉर्थ साइड से, और जो उसकी हिल्स थी अदर 3 साइड्स में, उनसे वो प्रोटेक्ट रहती थी सिटी। दैट माइट बी द रीज़न फॉर इट्स बिंग चूजन एज द कैपिटल सिटी। इसीलिए उसे कैपिटल सिटी चूज़ किया गया था, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड थी। हम्पी वॉज एडमायर्ड बाय फॉरेन ट्रैवलर्स फॉर इट्स यूनिक आर्किटेक्चर एंड वेल प्लान्ड ऑर्किड्स एंड गार्डन्स ब्यूटिफाइड विद स्कल्पचर्स। हम्पी को फॉरेन ट्रैवलर्स बहुत एडमायर करते थे, क्योंकि वहाँ का आर्किटेक्चर बहुत यूनिक था, बहुत ही वेल प्लान्ड ऑर्किड्स थे, और गार्डन भी बहुत ही सुंदर था, उसमें स्कल्पचर्स भी बने हुए थे। द बिल्डिंग्स इन द रॉयल कॉम्प्लेक्स हैड आर्क्स, टॉम्ब्स एंड पिलर्ड हॉल्स. Walls had niches for holding sculptures. Hampi was a prosperous city which had adequate stocks of agricultural goods which were provided to people at low rates. हम्पी एक बहुत ही प्रॉस्परस सिटी थी, वहाँ पे एग्रीकल्चरल गुड का बहुत अच्छा स्टॉक्स था, जो कि लो रेट में पीपल को प्रोवाइड किया जाता था। ड्यूरिंग 15th एंड 16th सेंचुरीज सिटी एक्सपीरियंस्ड इंक्रीज्ड कमर्शियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। 15-16 सेंचुरीज के राउंड सिटी में जो कमर्शियल और कल्चरल एक्टिविटीज़ थी वो बहुत बढ़ गई थी। इंटरनल और फॉरेन ट्रेड भी यहाँ पर एक्टिव था। जो मुस्लिम मर्चेंट्स थे या मूर्स और चैतीस थे, वो उनकी एक ट्रेडिंग कम्युनिटी थी साउथ इंडिया की, जो कि एजेंट्स आते थे पोर्चुगीज ट्रेडर्स, वो वहाँ से गुड्स मार्केट से खरीदते भी थे और वहाँ पर सेल भी करते थे। टेम्पल्स ऑफ हम्पी वर सेंटर फॉर कल्चरल एक्टिविटीज़। जो टेम्पल्स थे यहाँ के, वो सेंटर थे कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए। जो देवदासीज होती थी, जो लोग के टेम्पल डांसर्स होते थे, जो लोग मंदिरों में डांस करते हैं, वहाँ पर डिवोशनल डांसेस परफॉर्म किए जाते थे। जो विरूपाक्ष टेम्पल था उसके हॉल्स में फॉरेन ट्रैवलर्स भी यहाँ पर आते थे। उन्होंने मेंशन किया है कि जो महानवमी फेस्टिवल होता है, जिसे हम नवरात्रि कहते हैं, वो वहाँ पर बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड अ रेज्ड प्लेटफॉर्म एट हम्पी विच इज़ नॉन एज महानवमी प्लेटफॉर्म और महानवमी डिब्बा। जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्हें बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पर मिला है हम्पी में, जहाँ पर महानवमी का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता था। ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल किंग रिसीव्ड गेस्ट एंड एक्सेप्टेड ट्रिब्यूट्स फ्रॉम सबऑर्डिनेट चीफ्स एट द प्लेटफॉर्म कॉल्ड महानवमी प्लेटफॉर्म। इस फेस्टिवल के दौरान जो किंग होते थे वो बहुत सारे गेस्ट को बुलाते थे फेस्टिवल को देखने के लिए, और वो लोग उनके लिए गिफ्ट्स लेके आते थे। ही वॉच्ड डांस, म्यूजिक परफॉर्मेंस एंड रेसलिंग बाउट्स फ्रॉम हियर। In 1565 CE, the ruler of Vijayanagar kingdom was defeated by the forces of Deccan sultans of Golconda, Bijapur, Ahmednagar, Berar and Bidar. 1565 CE में जो रूलर्स थे विजयनगर किंगडम के, उन्हें डिफीट कर दिया था इन सारे सुल्तान्स ने। दो ट्रेड कंटिन्यूड इवन आफ्टर द बैटल के बाद भी ट्रेड कंटिन्यू तो था, लेकिन जो सिटी थी हम्पी, उसकी इम्पोर्टेंस धीरे धीरे ख़त्म होती गई। फिर नेक्स्ट आया सूरत। सूरत भी बहुत अच्छा ट्रेडिंग सिटी थी यहाँ की।
प्रेजेंट जो कि अभी गुजरात में है, ये कहाँ पर है, रिवर ताप्ती के नियर। Evidences suggest that Surat is an ancient town which became an important port town in medieval period. Evidences से पता चलता है कि सूरत बहुत ही एंशंट टाउन है जो कि एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट था मिडिवल पीरियड में। अ पोर्ट टाउन वॉज अ काइंड ऑफ कमर्शियल टाउन। ये कौन सा टाउन था, कमर्शियल टाउन था जहाँ पर ट्रेड किया जाता था थ्रू सी। In 1514 CE, Portuguese traveler Barbosa described Surat, a city of very great trade where all kind of goods were traded. पोर्चुगीज ट्रैवलर आए थे यहाँ पर 1514 CE में, जिनका नाम था बारबोसा। उन्होंने सिटी को, सूरत जो सिटी थी उसे बताया कि बहुत ही बड़ी सिटी है, ट्रेड यहाँ पर बहुत अच्छा ट्रेड किया जाता है, जहाँ पर सभी काइंड के गुड्स को ट्रेड किया जाता है। ही रिफर्स टू सूरत एज अ वेरी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट दैट यील्डेड वेरी लार्ज रेवेन्यू टू द किंग। अब सूरत का जो पोर्ट था, सी पोर्ट, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था क्योंकि यहाँ पे किंग को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू भी मिलता था, विच वॉज फ्रिक्वेंटेड बाई मैनी शिप्स फ्रॉम मालाबार एंड ऑल अदर पोर्ट्स। सूरत वॉज द चीफ पोर्ट ऑफ मुगल एम्पायर। ये मुगल एम्पायर का चीफ पोर्ट था। ड्यूरिंग दिस पीरियड जो पिलग्रिम्स होते थे, मीन्स जो यात्री होते थे जो कि मेका की वो जो हज पे जाते हैं वो लोग, वो भी यहीं से जाते थे। और इंग्लिश जो थे उन लोगों ने भी यहाँ पे वेयर हाउसेस बनाए थे सूरत में। इन द सेकेंड हाफ ऑफ 17th century, सूरत फंक्शनड एज द एम्पोरियम ऑफ इनलैंड एज वेल एज सी ट्रेड। Similar observation on the trade activities at Surat port was made by Malay Portuguese writer Manuel Coutinho. He mentioned that the best merchandise from all over flocks there, both by land and by sea. मर्चेंडाइज मीन्स होता है जो गुड्स बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, उन्हें कहा जाता है मर्चेंडाइज। सो जो गुड्स फ्रॉम यूरोप आर कैरिड बाय इंग्लिश एंड डच, फ्रॉम अफ्रीका बाय शिप्स फ्रॉम रेड सी एंड फ्रॉम ऑल ओवर एशिया बाय इट्स इनहैबिटेंट्स। जो गुड्स यूरोप से लेकर आते थे इंग्लिश और डच, वो लोग अफ्रीका से वो शिप्स के थ्रू आते थे रेड सी में, और वहाँ से फिर वो पूरे एशिया में सेल किए जाते थे। इवन द बेस्ट इंडियन मेडिसिन फाइंड देयर वे इनटू सूरत ओवरलैंड इन caravans of bullocks and camels which keep on streaming in all the time. In 1689 CE, an English chronicler Ovington wrote that on average 100 ships of different countries could be found anchored at the port at any given time. Surat was a cosmopolitan city and people of all castes and faiths lived here. सूरत जो थी वो कॉस्मोपॉलिटन सिटी थी, मीन्स यहाँ पर अलग अलग कल्चर के, अलग अलग कास्ट के लोग रहते थे। पीपल फ्रॉम फॉरेन लैंड सच एज यूरोपियंस, टर्क्स, ज्यूज, अरेबियंस, पर्शियंस, आर्मेनियंस ऑल्सो सेटल्ड हियर इन अ लार्ज नंबर। रेसिडेंट्स ऑफ सूरत वर मैनली ट्रेडर्स एंड आर्टिसंस। जो मैनली यहाँ पर सूरत में लोग रहते थे वो या तो ट्रेडर्स होते थे या आर्टिसंस होते थे, और वो लोग रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी मैनेज करते थे। सूरत वॉज फेमस फॉर इट्स कॉटन टेक्सटाइल्स। जो कॉटन टेक्सटाइल थी उसके लिए सूरत फेमस था, जिसमें कि गोल्ड लेस और जरी बॉर्डर से वर्क किया जाता था। ये वेस्ट एशिया में एक्सपोर्ट की जाती थी, अफ्रीका में एक्सपोर्ट की जाती थी और यूरोप में भी। सिटी हैड मैनी रेस्ट हाउसेज फॉर दोज विजिटिंग द सिटी फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस। बहुत सारे रेस्ट हाउसेज भी बने हुए थे यहाँ पर, जो लोग दूर से सिटी को देखने आते थे उन लोगों के रुकने के लिए रेस्ट हाउस बने हुए थे। सिटी में मैग्निफिशेंट बिल्डिंग्स और प्लेजर पार्क्स भी थे। Active inland and foreign trade led to the establishment of huge banking houses owned by काठियावाड़, सेठ और महाजन्स। जो इनलैंड और फॉरेन ट्रेड के लिए को इस्टेब्लिश करने के लिए वहाँ पर ह्यूज बैंकिंग हाउसेस भी बने हुए थे, जिससे कि काठियावाड़ सेठ या महाजन कह सकते हैं हम उनको, वो लोग उन लोगों ने ओपन किया था। द बैंकर्स एंड ट्रेडर्स अडॉप्टेड हुंडी सिस्टम विच मेड द ट्रेड मच सेफर। जो बैंकर्स और ट्रेडर्स थे उन लोगों ने एक नया सिस्टम बनाया जिसे हुंडी सिस्टम कहा जाता था। उसकी वजह से ट्रेड जो था वो सेफर था। इस सिस्टम में क्या होता था, देयर वॉज नो नीड फॉर ट्रेडर्स टू कैरी मनी वाइल ट्रैवलिंग टू फार ऑफ प्लेसेस फॉर ट्रेड। इस सिस्टम में क्या होता था, जो ट्रैवलर्स होते थे, जिन लोगों को अपना गुड्स बेचने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता था, तो उन्हें अपने साथ मनी कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि अगर वो मनी, इतना सारा मनी साथ में लेके जाएंगे तो लूट का उन्हें डेंजर होता था। तो उस फॉर उनकी सेफ्टी के लिए ये सिस्टम चलाया गया था कि हुंडी सिस्टम था। उसमें अंडर हुंडी सिस्टम और ट्रेडर वो डिपॉजिट मनी विद अ बैंकर। जो ट्रेडर थे, जो जिन्हें ट्रेड करना होता था, वो लोग अपनी मनी एक बैंकर को डिपॉजिट कर देते थे, और उन्हें फिर जिस जगह पर जा रहे हैं उस जगह पर उन्हें वो पैसा फिर वो लोग जैसे पैसा डिपॉजिट किया तो वो फिर एक नोट या एक रिसिप्ट बनाकर देते थे,
फिर ट्रेडर वो रिसिप्ट लेके उन्हें जहाँ भी जाना था सब जगह उनकी ब्रांचेस होती थी, तो जहाँ वो ट्रेड के लिए जाते थे वहाँ वो पर्ची दिखा के पैसा ले सकते। जैसे अभी हम बैंक में करते हैं, हम अपना पैसा डिपॉजिट करते बैंक में, फिर हमें जब निकालना हो तो हम बैंक की ब्रांचेस तो सभी जगह होती है, सारी सिटीज़ में होती है, तो जहाँ से हमें पैसा निकालना होता है तो हम फिर वहाँ से निकाल लेते हैं। तो यही इसी टाइप का सिमिलर सिस्टम उस समय हुंडी सिस्टम होता था। ओके, सो बैंकिंग हाउसेज एंड ब्रांचेस ऑल ओवर द मेजर ट्रेडिंग सेंटर, जितने भी मेजर ट्रेडिंग सेंटर होते थे वहाँ पर सभी जगह इन बैंकिंग हाउसेज की ब्रांचेस होती थी, जहाँ से ट्रेडर्स फिर कैश ले सकते थे अपनी हुंडी दिखाकर। द ट्रेडर्स हैड टू पे चार्जेस टू द बैंकर्स फॉर मनी ट्रांसफ़र सर्विसेज, और जो मनी ट्रांसफ़र सर्विस के लिए बैंकर्स ट्रेडर्स से चार्ज लेते थे। द हुंडीज इशूड बाय सूरत बैंकर्स फॉर ऑल्सो एक्सेप्टेड इन मार्केट ऑफ कायरो इन इजिप्ट, बर्सा इन इराक एंड एंटवर्प इन बेल्जियम। जो हिंदू सूरत बैंकर्स हुंडी जो इशू करके देते थे ट्रेडर्स को, वो इजिप्ट में, इराक में, बेल्जियम में सभी जगह एक्सेप्ट की जाती थी। The bankers were well organized to carry out money transferring operations smoothly in the absence of modern transport and communication systems. So ये bankers जो थे बहुत well organized थे मनी ट्रांसफ़र करने के लिए, और जबकि उस समय इतना मॉडर्न ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था, उसके बावजूद भी जो बैंकर्स थे उन लोगों ने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रखा था इन सिस्टम को। टुवर्ड्स द एंड ऑफ 17th सेंचुरी मुगल एम्पायर बिगैन टू डिक्लाइन। जब 17th सेंचुरी का एंड आया तो मुगल एम्पायर भी डिक्लाइन होने लग गया था। उस समय कौन आ गए थे? फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी। सो जो ट्रेड गुड्स का प्रोडक्शन था, एक्सपोर्ट्स था, वो धीरे धीरे फॉल होता गया। पोर्चुगीज स्टार्टेड कंट्रोलिंग सी रूट्स टू वेस्ट एशिया बिकॉज ऑफ विच सूरत लॉस्ट कंट्रोल ऑफ इट्स सी ट्रेड। जो पोर्चुगीज आए उन्होंने सी रूट पे कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से सूरत का सी ट्रेड धीरे धीरे ख़त्म होता गया। जो बॉम्बे था, जिसे हम मुंबई कहते हैं अभी, वो एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट हो गया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो सूरत की सिग्निफिकेंस कम हो गई। ऑल दिस फैक्टर्स लेड टू द डिक्लाइन ऑफ सूरत एज अ कमर्शियल सिटी। इन सारे फैक्टर्स की वजह से सूरत जो कमर्शियल सिटी था वो धीरे धीरे डिक्लाइन होता गया। नेक्स्ट है मासुलीपट्टनम। इसे मछलीपट्टनम भी कहा जाता था। ये रिवर कृष्णा की डेल्टा के नियर था, जो कि बे ऑफ बंगाल में है। द नेम मछलीपट्टनम लिटरली मीन्स फिश पॉट टाउन। नाम से समझ में आ रहा है मछलीपट्टनम में वहाँ पे फिश पॉट टाउन था, जिससे जहाँ से फिश ज़्यादा सेल की जाती थी, एंड वॉज नॉन एज मासूलीपट्टनम। अब उसे मासूलीपट्टनम नेम दे दिया गया ब्रिटिश रूल के अंडर में। इन मेडिवल पीरियड मैनी रूलर्स ट्राई टू गेन कंट्रोल ऑफ द पोर्ट फ्रॉम वेयर हाईली प्रॉफिटेबल ओवरसीज ट्रेड वॉज कैरीड आउट। बहुत सारे रूलर्स ने मेडिवल पीरियड में इसके ऊपर कंट्रोल करने किया, जिसकी वजह से ये ओवरसीज ट्रेड बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिटेबल हो गया। A history manually compiled by British chronicler Gordon Mackenzie in 1883 CE is an important source of information of Port Town and informed that it existed since ancient times. जो क्रॉनिकलर होते थे उन लोगों ने हिस्ट्री के बारे में बताया इनकी कि क्या हिस्ट्री थी। हिस्ट्री ऑन ब्रॉट अरब्स हु ट्रेडेड फ्रॉम रेड सी टू साउथ इंडिया अराइव्ड एट मछलीपट्टनम पोर्ट इन 14th सेंचुरी। अभी जो अरब हिस्टोरियन है इन्होंने लिखा है वो रेड सी के थ्रू साउथ इंडिया में आए थे, तो वो अराइव हुए थे मछलीपट्टनम पोर्ट पे 14th सेंचुरी में। मैकेंजी के अकॉर्डिंग उन्होंने 1478 सीई में बताया कि भामानी रूलर्स जो थे उन लोगों ने जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा का फर्टाइल एरिया था उसे सीज कर लिया था, जहाँ पर मछलीपट्टनम सिचुएटेड है। 1515 सीई में विजयनगर किंग जो थे कृष्ण देवा राय, उन्होंने भामानी रूलर को डिफीट किया और पूरा जो उड़ीसा वाला एरिया है वो पूरा अपने अंडर में ले लिया। Later, the rulers of Golconda captured the area from rulers of Odisha who ruled over it for nearly half a century. बाद में गोलकोंडा रूलर आए, उन्होंने उसे कैप्चर कर लिया, जितना भी वो ओडिशा का रूलर का जो इतना भी एरिया था उसे उन लोगों ने रूल कर लिया और नियरली हाफ सेंचुरी तक उन्होंने वहाँ पे रूल किया। फाइंडिंग सपोर्ट ऑफ गोलकोंडा किंग्स यूरोपियन ट्रेडर्स सेट अप देयर बेस एट द पोर्ट टाउन। फिर गोलकोंडा किंग्स के सपोर्ट से जो यूरोपियन ट्रेडर्स आए थे उन लोगों ने उस पोर्ट टाउन पे अपना बेस सेटअप कर लिया। First came up the base of Portuguese traders, which were followed by bases of Dutch and English trading companies. बाद में धीरे धीरे ये सारे लोग आते गए। फॉरेन और लोकल मर्चेंट्स जो थे उन लोगों में अच्छा कंपटीशन चलता था, जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। कुतुब शाही रूलर्स ऑफ गोलकोंडा took exclusive control of the sale of textiles, spices, other items out of the fear of losing trade completely to the foreign trading companies. जो कुतुब शाही रूलर्स थे गोलकोंडा के, उन लोगों ने जितना भी टेक्सटाइल्स का, स्पाइसेस का या अदर आइटम्स का सेल होता था सब पे कंट्रोल कर लिया था।
द चीफ आइटम ऑफ एक्सपोर्ट्स वर टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस। मेनली कौन से आइटम एक्सपोर्ट किए जाते थे? टेक्सटाइल्स और स्पाइसेस। डायमंड्स परचेस्ड बाय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम गोलकोंडा वर टेकन टू इंग्लैंड थ्रू दिस पोर्ट। जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने गोलकोंडा से डायमंड परचेस करते थे वो लोग, और फिर वो इंग्लैंड में उन्हें सेल करते थे पोर्ट्स के थ्रू। बिटवीन 1686 CE एंड 1687 CE जो मुगल एम्परर आए औरंगजेब, उन्होंने गोलकोंडा को एनेक्स किया और ट्रेड पर अपना कंट्रोल कर लिया, जो कि मुगल्स के हैंड में चली गई। तो 18th सेंचुरी में मासूलीपट्टनम ने अपनी इम्पोर्टेंस खो दी और वो डिक्लाइन हो गई जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी शिफ्ट हो गई। कहाँ पर? वो बॉम्बे शिफ्ट हो गई, फिर बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास। ओके, नाउ ट्रेड इन न्यू टाउन्स। यूरोपियन कंट्रीज हैड ट्रेड रिलेशंस विद इंडिया सिंस एंशिएंट टाइम्स। जो यूरोपियन कंट्रीज थी उनका ट्रेड रिलेशन इंडिया से एंशिएंट टाइम से ही रहा हुआ है। मिडिवल पीरियड में इंडियन स्पाइसेस जो टेक्सटाइल्स थे वो पॉपुलर थे यूरोप में, वेस्ट एशिया में, और इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। सो ट्रैवलर्स को बेनिफिट होता था कि वो इंडियन स्पाइसेस को, टेक्सटाइल्स को खरीदते थे, फिर उन्हें यूरोप और वेस्ट एशिया के मार्केट्स में सेल करते थे। Several European trading companies such as English, Dutch, French formed their respective East India companies to obtain profitable goods from India and other countries of the East. So ये जितने भी पोर्चुगीज आए, इंग्लिश आए, डच कंट्रीज से आए, तो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया क्योंकि इंडियन स्पाइसेस में की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। Indian traders who owned a large number of ships offered a tough competition to European East India companies but could not survive for long before them. जो इंडियन ट्रेडर्स थे उन लोगों के पास जो बहुत लार्ज नंबर में शिप्स थी, तो वो भी एक टफ कंपटीशन देते थे यूरोपियन कंपनीज को, लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाए। विद देयर सुपीरियर नेवल पावर यूरोपियन कंपनीज गेन कंट्रोल ऑफ इंडियन सी ट्रेड एंड फोर्स इंडियन ट्रेडर्स टू वर्क एज देयर एजेंट। अब जो यूरोपियन कंट्रीज थी उनकी नेवल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इस वजह से उन्होंने इंडियन सी ट्रेड पर कंट्रोल कर लिया और इंडियन ट्रेडर्स को उन्होंने फोर्स किया कि वो उनके एजेंट के तौर पर काम करें। यूरोपियन ट्रेडर्स ब्रॉट सेवरल चेंजेस इन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इन द सब कॉन्टिनेंट। उन्होंने टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे चेंजेस किए यूरोपियन ट्रेडर्स ने। जो इंडियन टेक्सटाइल्स की यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड थी, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को उन्होंने टेक्सटाइल प्रोडक्शन में एसोसिएट किया, जैसे कि स्पिनिंग करना, वीविंग, ब्लीचिंग, डाइंग। सो इंडियन वीवर्स जो थे उन लोगों ने वीविंग स्टाइलिश और एलिगेंट टेक्सटाइल डिज़ाइंस करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी यूरोपियन मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड थी। सो दे कुड मेक ओनली दो डिज़ाइन दैट वर ऑर्डर बाय द कंपनी। अब वो लोग वही डिज़ाइन बना पाते थे जो कंपनी उन्हें ऑर्डर देती थी, और वो लोग खुद से, उन्हें अलाउ नहीं था कि वो उस क्लॉथ को किसी कस्टमर को सेल कर दे। उन्हें सिर्फ जो यूरोपियन एजेंट आते थे उन्हें ही वो सेल करना होता था, और उसके बदले में उन्हें एडवांस में मनी दी जाती थी। English East India Company, which succeeded in gaining maximum share of trade and territories in subcontinent, started establishing port towns at new location. अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि सक्सीड हो गई थी कि उसने बहुत मैक्सिमम शेयर ट्रेड और टेरिटरीज का गेन कर लिया था, तो उन्होंने अपने पोर्ट टाउन्स न्यू लोकेशन पे सेटअप करना स्टार्ट कर दिया। जो वेयर हाउसेज उन लोगों ने बनाए पोर्ट टाउन्स पे, ताकि वो वहाँ पे गुड्स स्टोर कर सके और नीड हो तो वो अदर कंट्रीज़ में उन्हें ले जा सके। इन 18th सेंचुरी में बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास न्यू कमर्शियल सिटीज़ बन गई थी उनकी। मैनी इंडियन आर्टिसंस एंड मर्चेंट्स मूव टू द न्यू सिटीज़ इन सर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट। बहुत सारे इंडियन आर्टिसंस थे, मर्चेंट्स थे, उन लोगों ने न्यू सिटीज़ में शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया ताकि वो ज़्यादा उन्हें एम्प्लॉयमेंट अच्छा मिल सके। हाउ एवर दे हैड टू स्टे इन अ सेपरेट एरिया इन दिस सिटीज़। लेकिन अगर वो शिफ्ट तो हो जाते थे न्यू सिटीज़ में, लेकिन वहाँ पर उन्हें सेपरेट एरिया दिया जाता था जहाँ पर वो लोग रहते थे, जिसे कहा जाता था ब्लैक टाउन, क्योंकि इंडियंस से तो उन्हें ब्लैक टाउन में रहना पड़ता था। और जो वाइट यूरोपियन रूलर्स थे, वो जो टाउन का बेटर पार्ट होता था जिसे वो लोग वाइट टाउन कहते थे, वहाँ पर वो लोग रहते थे। मीन्स इंडियन अलग जगह पर रहेंगे और जो यूरोपियन थे वो लोग अलग जगह पर रहते थे, लेकिन सिटी सेम होती थी। जो बेटर एरिया होता था सिटी का, वो लोग उन्होंने अपने लिए रख रखा था, तो उसे वाइट टाउन नाम दे दिया गया था। और जो पुअर एरिया होता था, अच्छा नहीं होता था, वहाँ पर वो लोग इंडियंस को रखते थे और उसे ब्लैक टाउन कहते थे। फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास और फोर्ट सेंट विलियम इन कैलकाटा, ये एग्जाम्पल है वाइट टाउन्स के। ओके।